हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, यानी कि जो चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर को। तो यहां पर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंप्लीटली वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। मतलब कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो के साथ हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहां से आप लोग बने रहने रहे हमारे चैनल पर। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट होगा। इसके बाद सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। भाई सेशन हमारा नया आ चुका है। नया सेशन कौन सा है? 2024-25 सेशन है। और यहां पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर 1, हाउ व्हेन एंड वेयर। अब ये चैप्टर है क्या भाई? यहां पर हमें पढ़ना क्या है? देखिए, इसके पहले आपने क्लास 6 पढ़ा, क्लास 7 पढ़ा, वहां पर भी आपने हिस्ट्री पढ़ा था। तो हिस्ट्री में जो आपको पहला चैप्टर मिला था वो एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था कि भाई क्लास 6 में जो चीजें हमें पढ़नी थी उसका इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर नंबर 1 में करवाया गया था। उसी प्रकार के क्लास 7 के हिस्ट्री में जो चीजें पढ़नी थी उसका इंट्रोडक्शन आपको बेसिक चीजें चैप्टर नंबर 1 में बताई गई थी। उसी प्रकार से क्लास 8 में जो चीजें हमें पढ़नी है उसका बेसिक्स यहां पर आपको क्लियर किया जा रहा है कि भाई जो क्लास 8 का हमारा हिस्ट्री है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में। मॉडर्न इंडिया का मतलब क्या होता है? मॉडर्न इंडिया का मतलब होता है 1750 एडी के बाद जो घटनाएं हुई हैं उसको जनरली हम लोग मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। समझ गए? इसी प्रकार से हम लोगों ने जो क्लास 7 में पढ़ा था वो पढ़ा था 750 एडी से लेकर के 1750 एडी के बीच का, मतलब कि 1000 साल का हमने हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी, टॉपिक्स पढ़े थे। उसी प्रकार से इसके पहले जाएं, क्लास 6 में जो हमने चीजें पढ़ी थी वहां पर हमने 750 एडी से पहले की चीजों के बारे में बात की थी। तो वहां पर क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 1 था वहां पर इस पीरियड का इंट्रोडक्शन दिया गया था। क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 में इस पीरियड का इंट्रोडक्शन दिया गया था। उसी प्रकार से क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें 1750 एडी के बाद जो हिस्ट्री में घटनाएं हुई हैं उसकी बात हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 में। उसी का इंट्रोडक्शन यहां पर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। मतलब कि यहां पर हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हमारे पास सोर्सेस क्या हैं, कहां से हमें इस पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से हम लोग अगर देखें तो यहां पर जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री शब्द से भी आपको यहां पर रूबरू करवाया जाएगा कि भाई हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री में हम किन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, हमें पढ़ना क्या है हिस्ट्री में, ये चीजें भी आपको यहां पर क्लियर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग बेकार की बातें छोड़ते हैं और अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं और यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं। ये टॉपिक्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं और इन्हीं टॉपिक्स को यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे पहला टॉपिक है यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर डेट्स तो आते हैं भाई। हिस्ट्री में डेट्स की, ये युद्ध तब लड़ा गया था, ये व्यक्ति राजा कब बना, अकबर कब राजा बना, हुमायूं राजा कब बना, इसी प्रकार से और दूसरे राजा उन्होंने युद्ध कब लड़ा, या फिर वर्ल्ड वार 1 कब हुआ था, वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था। इस प्रकार की जो इवेंट्स की हम बात करते हैं तो वहां पर तो डेट्स आते हैं, डेट्स की बात हम लोग करते हैं। लेकिन क्या यही डेट्स हमारे हिस्ट्री में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ डेट्स होते हैं क्या? यही चीज हम यहां पर समझने वाले हैं कि हमारे हिस्ट्री में जो डेट्स हम पढ़ते हैं वो डेट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई यहां पर अगर हम लोग समझें कि हिस्ट्री में हमें समझना क्या है, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं ताकि समय के साथ जो चीजें बदली हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उसको हम लोग समझ सकें। मतलब कि एक प्रकार से हम लोग यह समझ सकें, यह पता लगा सकें कि पहले के समय में चीजें कैसे थीं और समय के साथ कैसे चीजें बदल गईं। जैसे अगर मान लो हम लोग उदाहरण लें कि हम लोग अगर गाड़ियों का उदाहरण लेते हैं कि भाई गाड़ियों की हिस्ट्री चलो देखते हैं कि भाई गाड़ियां जो थी ना वो मर्सिडीज जो बेंज थे,
जिन्होंने कार को खोजा था उनके द्वारा खोजी गई। कार्स के आने से पहले लोग जो थे वो घोड़ा गाड़ी में चलते थे, घोड़ा गाड़ी के पहले लोग पैदल चला करते थे। कार आ गई तो कार में पहले कोयला वाला इंजन आया, भाप वाला इंजन आया, फिर आया कि भाई वहां पर डीजल से इंजन चलने लगे, और आज के जमाने में समय बदल रहा है और हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, हमने कार की हिस्ट्री देखी और कार की हिस्ट्री में देखा कि वे कैसे कैसे चीजें बदल गईं। पहले कैसी थी, तो पहले लोग पैदल चलते थे, फिर घोड़ा गाड़ी पे चलने लगे, फिर यानी रथ वगैरह जो होता है उस पे चलने लगे, फिर उसके बाद वहां पर आ गए स्टीम से चलने वाले कार, फिर उसके बाद आए डीजल पेट्रोल से चलने वाले कार, फिर उसके बाद आ गए इलेक्ट्रिक कार। तो धीरे धीरे तुम क्या देख रहे हो, चीजें बदल रही हैं, चीजों में चेंजेस आ रहे हैं। तो यही चीज हमें हिस्ट्री में समझना होता है कि पहले चीजें कैसी थी और अब समय बदलने के साथ चीजें कैसे बदल गई हैं। समझ गए? लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि जब भी तुम हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर तुमको डेट्स याद करवाए जाते हैं, डेट्स बताए जाते हैं कि ये वाला डेट इंपॉर्टेंट है याद कर लो, ये वाला डेट इंपॉर्टेंट है याद कर लो। तो क्या डेट्स इंपॉर्टेंट हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। अब देखिए यहां पर, देखिए हिस्ट्री को पढ़ने का, हिस्ट्री को समझने का, या फिर हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का, लिखने का दो तरीका होता है। मतलब दो तरीके, दो चीजों के ऊपर फोकस करके हम लोग हिस्ट्री को लिख सकते हैं। पहला होता है इवेंट्स के ऊपर फोकस करके, जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी उनके ऊपर फोकस करके, और दूसरा तरीका होता है प्रोसेस के ऊपर फोकस करके। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, दोनों में फर्क क्या है, ये समझेंगे। अब यहां पर देखिए, पहले के हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे, मतलब कि आज के 10-20 साल पहले हिस्ट्री लिखी जाती थी, तो वहां पर जनरली का मतलब हमेशा ही बात किस चीज की होती थी, डेट्स की होती थी। कि भाई पानीपत का युद्ध कब हुआ था, इसके बाद वर्ल्ड वार 1 कब शुरू हुआ था, जापान पर एटॉमिक बम कब गिराया गया था, वर्ल्ड वार 2 कब खत्म हुआ, हिटलर ने कब आत्महत्या की, हिटलर कब खत्म हुआ। इस प्रकार के इवेंट के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। और इवेंट जब हम फोकस करते हैं तो उसके साथ क्या आ जाता है, डेट आ जाता है कि भाई ये वाला इवेंट कब हुआ था, वो वाला इवेंट कब हुआ था, वो वाला इवेंट कब हुआ था, वो वाला इवेंट कब हुआ था। इवेंट जब भी आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, डेट आएगा। समझ गए? तो एक तरीका यह होता है कि हम लोग क्या करें, हिस्ट्री के सारे इवेंट्स को नोट डाउन करें, उनके ऊपर फोकस करें कि अच्छा मुगल इंपायर, मुगल में बाबर आया इस तारीख को, उसके बाद हुमायूं राजा बना इस तारीख को, अकबर राजा बना इस तारीख को। इस प्रकार से हम लोग तारीखों की बात करें, डेट्स की बात करें। यह एक तरीका है हम लोग को हिस्ट्री लिखने का, हिस्ट्री पढ़ने का। तो यहां पर यही चीज कहता है कि प्रीवियसली हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स। मतलब कि जनरली जब पहले हिस्ट्री लिखी जाती थी वो एक प्रकार से क्या होता था, एक लिस्ट होता था या फिर एक पूरा अकाउंट होता था, खाका होता था कि जितने भी बड़े इवेंट हुए हैं वो कब हुए हैं, कैसे हुए, मतलब ये डेट की बात होती थी सिंपली। ये जनरली तरीका था हिस्ट्री लिखने का। तो यहां पर कुछ इवेंट जैसे बताए गए हैं, क्या क्या इवेंट में नोट डाउन किए जाते थे। आप भी अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार के जानकारी मिलेगी कि भाई कोई आदमी राजा कब बना, उसने शादी कब की, उसका बच्चा कब हुआ, उसने युद्ध कब लड़ा था, कब वो मर गया, उसके बाद अगला व्यक्ति राजा कौन बना और कब बना। इस प्रकार की चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जब हम लोग इवेंट के ऊपर फोकस करते हैं। समझ गए? तो एक पहला तरीका हम लोग समझ रहे हैं कि इवेंट के ऊपर अगर हम फोकस करके हिस्ट्री लिखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें फोकस होंगी। ठीक है, अब यहां पर यही सवाल है कि क्या डेट्स हिस्ट्री होती है, मतलब कि हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ डेट्स के ऊपर फोकस करना सही है, या फिर जो डेट्स हम लोग फोकस कर रहे हैं वो कौन सा डेट होना चाहिए। इस प्रकार की चीजों पर देखते हैं। कहता है कि अर्लियर हिस्टोरियंस वेर ऑब्सेस्ड विथ डेट्स। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहले जब हिस्ट्री पर बात होती थी तो सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स यानी कि डेट्स के ऊपर बात होती थी कि ये वाला इवेंट कब हुआ, वो वाला इवेंट कब हुआ, केवल हम लोग डेट्स की बात करते थे। लेकिन क्या ये अप्रोच करेक्ट है, क्या ये तरीका सही है हिस्ट्री को पढ़ने का, समझने का, जानने का? ये चीज जरा सा चेक करते हैं। तो यहां पर कहता है कि देखो भाई, हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
हिस्ट्री में जब हम लोग डेट्स को नोट डाउन करते हैं, डेट को पढ़ते हैं ना, तो वहां पर डेट की मदद से हमें क्रोनोलॉजी बनाने में मदद मिलती है कि अच्छा ये आदमी राजा इस तारीख को बना, तो उसके बाद राजा वो बना, तो अच्छा क्रोनोलॉजी ये हुआ, उसके बाद वो राजा इस तारीख को आया। तो एक पूरा सीरीज हमें तैयार करने में मदद मिलता है, क्रोनोलॉजी बनाने में मदद मिलती है, और साथ में हमें हिस्ट्री को एक तरीके से अरेंज करने में मदद मिलती है। ठीक है, वो अच्छी चीज है, समझ गए। लेकिन यहां पर हम लोग जब डेट्स की बात करते हैं तो सभी चीजों के साथ, सारे इवेंट के साथ हम लोग डेट अटैच नहीं कर सकते हैं। हर जगह पे डेट्स काम नहीं करते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक टाइम पीरियड में होती हैं, खास डेट को नहीं होती, समझ गए। तो उसमें हम एक डेट नहीं दे सकते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण लें कि भाई भारत में रेल कब चली थी, तो भाई आप जब भी पढ़िएगा कि भाई पहली रेल चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी और 1854 का आपको डेट मिलेगा, समझ गए। लेकिन ये जो आपको रेल चलने का डेट है वो तो सिर्फ वहां का है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी में कब चली थी, मध्य प्रदेश में कब चली थी, झारखंड में कब चली थी, बिहार में कब चली थी, गुजरात में कब चली थी, तो आपको सब जगह का एक डेट नहीं मिलेगा। तो यहां पर यह है कि जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है, हमारे देश में रेलवे लाइंस आए हैं, वो एक डेट पर नहीं आए हैं। धीरे 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 कर करके अलग अलग इलाकों में रेलवे लाइन बिछाए गए, ट्रेन चलने लगे, और एक प्रकार से हमारा रेलवे लाइन तैयार हुआ। आज भी आप देखेंगे कि आज भी हमारे देश में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है। आज भी सरकार लगातार रेलवे लाइन बिछा रही है। तो भाई हम कैसे एक डेट दे सकते हैं कि भाई इस तारीख को हमारा रेलवे लाइन चलना शुरू हो गया था? भाई वो एक जगह पे हुआ था, पूरे देश में थोड़ी ना हुआ था। इसी प्रकार से हम लोग देखें, यहां पर हम लोग चाय की बात करते हैं, टी की बात करते हैं। अब यहां पर जो टी है यानी चाय है, वो भारत में अंग्रेजों द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ऐसा नहीं था कि हमारे देश के लोग पिछले 1000 सालों से चाय पी रहे थे, रोज चाय पीते थे सुबह उठ के, नहीं। अंग्रेज के आने के बाद यहां पर लोगों ने चाय पीना शुरू किया। तो भाई भारत में लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया? क्या कोई एक डेट है? नहीं है। पहले अंग्रेजों ने कुछ लोगों को चाय पिलाया होगा, 4 लोगों को चाय पिलाया होगा, फिर 10 लोग पीने लगे, फिर 1000 लोग पीने लगे, फिर लाख लोग पीने लगे। उसी प्रकार से क्या हो गया? उसी प्रकार से आपको धीरे 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 पूरे देश में चाय फैल गया, सब लोग चाय पीने लगे। तो क्या एक डेट हम लोगों के लिए देना पॉसिबल है? नहीं है। यही बात यहां पर समझना है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं, बहुत सारी ऐसे चेंजेस होते हैं हिस्ट्री में, जिसमें कि एक डेट देना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर एक डेट पर बात करना सही नहीं होता है। क्योंकि वो जो चेंज होता है, वो प्रोसेस होता है, वो आपको एक पीरियड पर होता है। मतलब कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में यहां पर हमारा ये चेंज होता है, या फिर ये एक प्रकार से काम करता है। तो इसके लिए डेट देना पॉसिबल नहीं है, या फिर सही भी नहीं है। अब यहां पर एक चीज है, एक सवाल है। यहां पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पर टॉपिक क्या है? विच डेट्स। मतलब क्या? मतलब कि भाई देखो, हिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में जनरली क्या बात होती है भाई? डेट्स की बात होती है, ठीक है। लेकिन जब हम हिस्ट्री लिखेंगे तो उसमें हम किन डेट्स को लिखेंगे, कौन सी तारीख लिखेंगे, हमारे लिए कौन सा तारीख इंपॉर्टेंट है, यह कैसे तय होगा कि हिस्ट्री हम लिखेंगे तो कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यह है, कहता है कि वी फोकस सो मच ऑन डेट्स इन हिस्ट्री बट विच डेट। हिस्ट्री में हम लोग डेट को के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन कौन से डेट को हम लोग फोकस करें, यह कैसे तय होगा। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट के कंसेप्ट समझिए। कहता कि द डेट्स वी सेलेक्ट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर कहता है कि किसी एक चीज के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, यानी किसी पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट के ऊपर फोकस करते हैं, उससे रिलेटेड जो डेट्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यही स्टडी का फोकस अगर हम लोग चेंज कर दें तो हमारे लिए नए डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कैसे? कैसे देखो, यहां पर बात यह है कि हर चीज का अपना हिस्ट्री होता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हमारा देश इंडिया है। इंडिया का हम लोग अगर हिस्ट्री लिखेंगे तो इसमें कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट होंगे भाई?
अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, लास्ट 250 ईयर्स की बात करें, तो हमारे लिए जो डेट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो कौन से होंगे? जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारे देश में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, उसके बाद हमारे देश में जो डेवलपमेंट के काम हुए, जैसे 1971 में हमारा वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश बनाया गया था, इसी प्रकार से और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, वो डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें, इसी इंडिया का अगर ब्रिटिशर्स अपना हिस्ट्री लिखेंगे तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि भारत में, इंडिया में जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था, तो वहां पर कौन कौन से गवर्नर जनरल का रूल था, कौन कौन से गवर्नर जनरल ने क्या काम किया था, किस दिन कौन सा घटना हुआ था, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन इसी के कंपैरिजन में ब्रिटिशर्स के शासन काल को ही अगर हम लोग लिखते हैं, इंडियंस लिखते हैं, तो हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन आया गवर्नर जनरल, कौन नहीं आया। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे आजादी के आंदोलन की जो घटनाएं हुई थी, वो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और आप आगे के चैप्टर में जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। आपको 1857 का रिवोल्ट पढ़ाया जा रहा है, या फिर इंडिगो का हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, ट्राइबल्स लोग कैसे रहते थे, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे, ये आपको पढ़ाया जाएगा उस समय में, ब्रिटिशर्स के समय में। मतलब यहां देखिए, अंग्रेज चले गए, हम लोगों ने अपना हिस्ट्री लिखा, तो हमारे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो गई ब्रिटिशर्स के शासनकाल के दौरान की? जो चीजें हमसे रिलेटेड हैं, यानी 1857 का रिवोल्ट, या फिर उस समय में यहां पर ट्राइबल्स का रिवोल्ट, बिरसा मुंडा का लाइफ, या फिर और बात करें तो यहां पर और भी सिटीज कैसे डेवलप हुए, और भी चीजें, मतलब कि जो हमसे रिलेटेड है। उसी प्रकार से अगर उसी पीरियड को ब्रिटिशर्स लिखेंगे तो उनको थोड़ी मतलब होगा कि भाई आजादी का आंदोलन कैसे हुआ, कौन व्यक्ति मर गया, किसको फांसी हुई, नहीं। उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कौन गवर्नर जनरल था, कौन गवर्नर जनरल था और उसने क्या क्या काम किए। इस प्रकार की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। समझ गए? ये चीजें होती है। इसी प्रकार से मान लो कि हम लोग इंडिया की हिस्ट्री नहीं लिख रहे हैं, मेरा हिस्ट्री लिख रहे हैं, मेरा लाइफ का हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो मेरे लाइफ की हिस्ट्री में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? भाई मेरा जन्म कब हुआ था, डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होगा। मैं पहली बार स्कूल गया था, वो वाला डेट इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही मैं कहां स्कूल गया था, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरीके से यहां पर मेरे लाइफ से जुड़े हुए जो इवेंट होंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर हम इंडिया के आजादी की बात नहीं करेंगे, फिर हम लोग यहां पर फ्रीडम स्ट्रगल की बात नहीं करेंगे, इंडिया में जो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई उनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ वैसे डेट्स की बात करेंगे जो कि मुझसे रिलेटेड हैं। मतलब समझ रहे हैं? जैसे ही हम लोग अपना फोकस चेंज करते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डेट भी चेंज हो जाता है। समझ गए कि भाई अगर मेरा हिस्ट्री लिखा जाएगा तो मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा 10th का रिजल्ट कब आया, 12th का रिजल्ट कब आया, ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। आपका लिखा जाएगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ, पहली बार स्कूल कब गए थे, आपका 10th का रिजल्ट कब आया था, 12th का रिजल्ट कब आया था, कब आप किसी शहर में दूसरे शहर में घूमने गए थे, कब आप गए थे तो कहीं पर पार्टी किया था, वो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी आपसे रिलेटेड। दुनिया में और किसी चीज का हिस्ट्री आपके हिस्ट्री में नहीं लिखा जाएगा। समझ गए? यही चीज समझना है यहां पर कि जो जिस चीज के ऊपर फोकस करके हम लोग हिस्ट्री लिखते हैं, उस चीज से रिलेटेड डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ गए? तो यहां पर यह बेसिक कंसेप्ट था। समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। एक तरीका हमने समझ लिया कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेट्स के ऊपर फोकस करके, यानी इवेंट के ऊपर फोकस करके हिस्ट्री लिखते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से जो हिस्टोरियंस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो इस ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं, वो इस तरीके को चेंज कर रहे हैं, हिस्ट्री लिखने के तरीके को चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अब फोकस किया जा रहा है कि भाई यहां पर चीजें क्यों बदली और कैसे बदली, ये चीज अब हम लोग यहां पर फोकस कर रहे हैं कि भाई यहां देखो, पहले के समाज में लोग कैसे रहते थे, आज के समय लोग कैसे रहते हैं, ये चेंज कब आया, कैसे आया, लोगों के जीवन में क्या बदलाव हुए, इन चीजों के अब ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, इन चीजों के ऊपर बात करते हैं ज्यादा। समझ गए? मतलब कि डेट और इवेंट के ऊपर ज्यादा फोकस ना करके हम लोग यहां पर प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं कि कैसे चीजों में चेंज आ गया, कैसे चीजें बदल गई। समझ गए? यहां पर यही चीज कहता है कि अब क्या फोकस किया जाता है, अब फोकस किया जाता है कि हाउ पीपुल अर्न देयर लाइवलीहुड, अपनी जीविका कैसे चलाते थे, आमदनी कैसे कमाते थे, पैसा कैसे कमाते थे, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड,
8 हाउ सिटीज डेवलप्ड, मतलब कि वो क्या प्रोड्यूस करते थे, कैसे प्रोड्यूस करते थे, उस समय के शहर कैसे डेवलप हुए, इसके साथ साथ कल्चर्स में और सोसाइटी में कैसे चेंजेस आए। तो क्लास 8 में आगे के जब आप चैप्टर्स पढ़िएगा तो इसी प्रकार की चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी कि भाई देखो यहां पर इंडिया में पहले वोमेन का स्थिति कैसा था, उसमें क्या चेंज आया, इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर में क्या सुधार आया, या फिर जो ब्रिटिशर्स आए इंडिया में उन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज किया, इसके साथ ही जो यहां पर ट्राइबल्स थे, बिरसा मुंडा थे, उनके द्वारा कैसे रिवोल्ट किया गया, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट हुआ। इस प्रकार की चीजें हम समझेंगे। हम लोग यहां पर क्लास 8 में डेट्स की बात नहीं करेंगे ज्यादा, हम किस चीज की बात करेंगे, इवेंट्स, सॉरी प्रोसेस की बात करेंगे कि कैसे किन चीजों की वजह से कैसे चेंज आया। इंडिगो रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब कि इंडिगो की खेती यहां पर अंग्रेज करवाते थे लोगों से, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। इस तरीके की चीजों की हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर यही अप्रोच है, यही तरीका है जो कि हिस्टोरियंस फॉलो कर रहे हैं, और इसी तरीके से जुड़ी हुई आपको आगे के चैप्टर्स मिलेंगे जो कि आपको पढ़ने हैं। समझ गए? तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, इस प्रकार के हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब प्रोसेस बेस्ड हिस्ट्री पढ़ना है, जहां पर आपको यह समझना है कि भाई देखो हमारा जो सोसाइटी था उसमें क्या चेंज आया, कैसे चेंज आया, इस तरीके से। तो आगे जो भी चैप्टर्स मिलेंगे उनमें डेट्स के ऊपर आप फोकस मत कीजिएगा, ज्यादा प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये तो इंट्रोडक्शन है। ऐसा नहीं है कि इसमें से आपको बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, नहीं। इसके बाद जो चैप्टर्स है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो चैप्टर आपका एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है, ठीक है, समझ गए? तो यहां पर क्या है कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं और प्रोसेस बेस्ड हिस्ट्री को अब हम पढ़ते हैं, और आपको भी प्रोसेस बेस्ड हिस्ट्री ही पढ़ना है। अब यहां पर देखिए एक चीज है कि यहां पर हम लोग हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं ना तो हिस्ट्री का हम लोग पीरियोडाइजेशन करते हैं, मतलब पूरे हिस्ट्री को कई कालखंडों में, कई टुकड़ों में हम लोग बांट देते हैं। तो यहां पर सवाल है कि हिस्ट्री को हम लोग पीरियड्स में डिवाइड क्यों करते हैं, हम लोग कैटेगरी क्यों बनाते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया की बात की। चैप्टर को शुरू करने समय ही मैंने बोला कि हम लोग इस चैप्टर में, यानी कि क्लास 8 में, सॉरी चैप्टर मैंने बोल दिया, इस किताब में, इस क्लास 8 में हम लोग मॉडर्न इंडिया की बात करने वाले हैं, और साथ में आगे के चैप्टर, आगे के क्लास 9th और 10th में भी हम लोग मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे, पिछले 200-250 सालों की बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो ये जो पीरियोडाइजेशन है, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, ये पीरियोडाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग यहां पर हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं पीरियड्स में, ताकि एक प्रकार से उस समय के खास कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम लोग फोकस कर सकें। तो यहां पर आप जब हिस्ट्री को देखेंगे, अपने पूरे हिस्ट्री को, पिछले 5000 10,000 साल के हिस्ट्री को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश की जो हिस्ट्री है, अगर जनरली देखें तो 750 एडी तक, 750 ईस्वी तक जो हिस्ट्री थी वो एक जैसी थी, एक सेट ऑफ इवेंट थे, एक प्रकार की घटनाएं हो रही थी। 750 एडी के बाद जब आप आते हैं तो आपको मिलेगा कि एक जैसी घटनाएं 1750 के आसपास तक हो रही थी, लगभग उस समय तक, और 1750 के बाद की जो घटनाएं हैं वो एक जैसी हैं। समझ गए? तो इसको और डिटेल में हम यहां पर समझेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब कि एक जैसे इवेंट्स को, एक जैसे पीरियड को हम लोग एक ग्रुप में रख देते हैं कि भाई देखो मेडिवल इंडिया, मतलब कि यहां पर 1750 एडी से 750 एडी से 1750 एडी तक की जो पूरा इवेंट है, पूरा टाइम पीरियड है, उसको हम लोग मेडिवल इंडिया बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगभग एक जैसा घटना वहां पर हो रहा है। मॉडर्न इंडिया भी एक जैसा घटना यहां पर हो रहा है, एंशिएंट इंडिया में एक जैसी चीजें हो रही हैं, इसलिए। समझ गए? अब यहां पर आते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन के ऊपर। जब यहां पर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सबसे पहले यहां पर हमारे हिस्ट्री को, इंडिया के हिस्ट्री को क्लासिफाई करना शुरू किया, हिस्ट्री का स्टडी वगैरह करना शुरू किया अपने तरीके से। तो उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन भी देना शुरू किया। तो यहां पर 1817 में एक वहां पर स्कॉटिश व्यक्ति थे, स्कॉटिश मतलब कि समझिए कि ब्रिटिश ही थे, तो वो, उनका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने एक किताब निकाला, किताब का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि जिस इलाके पर ब्रिटिशर्स का रूल था उस इलाके की हिस्ट्री की यहां पर इन्होंने बात की थी अपने इस किताब में। अब ये जो किताब इन्होंने लिखा, इसमें इन्होंने इंडिया के हिस्ट्री को क्लासिफाई किया या फिर पीरियोडाइज किया 3 हिस्सों में।
तीन हिस्से कौन कौन से? पहला हिंदू पीरियड, दूसरा मुस्लिम पीरियड और तीसरा ब्रिटिश पीरियड। अब बोलेगा सर ये क्लासिफिकेशन कैसे, ये कैसा क्लासिफिकेशन है? ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। इन्होंने आधार बनाया कि इंडिया में रूलर्स कौन थे, मतलब जो रूल करने वाले, राज करने वाले जो राजा थे, उनका धर्म क्या था। इस आधार पर यहां पर इन्होंने क्लासिफाई किया। जब तक इंडिया में हिंदू रूलर्स थे उन्होंने उसको हिंदू पीरियड बोल दिया। जिस समय इंडिया में मुस्लिम रूलर्स आ गए उसको इन्होंने मुस्लिम पीरियड बोल दिया। और जब यहां पर ब्रिटिशर्स का रूल आ गया तो उस पीरियड को इन्होंने ब्रिटिश पीरियड बोल दिया। तीन पीरियड में क्लासिफाई कर दिया। तो यहां पर इनका आधार क्या था? आधार था रूलर्स का धर्म, जो राजा था उसका कौन सा धर्म वो मानता था, उस आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया गया। अब जिस समय इन्होंने ये किताब पब्लिश की थी, ये क्लासिफिकेशन किया था, उस समय ज्यादा हिस्ट्री पर, हमारे हिस्ट्री पर ब्रिटिशर्स के द्वारा या फिर मॉडर्न हिस्टोरियन के द्वारा लिखा नहीं गया था। तो इस क्लासिफिकेशन को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया, लोगों ने मान लिया कि हाँ हाँ यही वाला ठीक है, ये इन्होंने अच्छा क्लासिफिकेशन किया है। लेकिन यहां पर जो ये व्यक्ति थे जेम्स मिल, ये एक प्रकार से ब्रिटिशर व्यक्ति थे और इन्होंने जो ये धर्म के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था, इसमें इनका एक थोड़ा सा विचार था। क्या विचार था? इनका मानना था कि जितने भी एशियन सोसाइटीज हैं, एशियन सोसाइटीज में किसकी बात हो रही है? सबकी बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है। ईरान हो गया, ईरान हो गया, फिर आपको तजाकिस्तान हो गया, चाइना वगैरह, सबकी बात ये कर रहे हैं कि ये सब जो कंट्रीज है ना, एशियन देश हैं, ये सब अनपढ़ गंवार लोग हैं। यहां पर सिविलाइजेशन इनका लोअर लेवल पर है, इनको कुछ आता वाता नहीं है, ये सब एकदम बेकार आदमी लोग हैं। और यहां पर जो ब्रिटिशर्स आए हैं इंडिया में, जो इंडिया में अंग्रेजों का शासन हुआ है, ये शासन जो है एक प्रकार से भारत में प्रोग्रेस लाएगा और सिविलाइजेशन लाएगा। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, इनके हिसाब से, जेम्स मिल के हिसाब से, यहां तक ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक जो यहां पर देश था हमारा भारत देश, यहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके से बुरी स्थिति थी। लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लोग गरीब थे, भुखमरी से मर रहे थे, इन लोगों को कुछ आता नहीं था, सिर्फ लोग जाति के नाम पर लड़ते थे, धर्म के नाम पर लड़ते थे, और कुछ यहां पर नहीं था। ब्रिटिशर्स आए और इन्होंने स्थिति सुधार दी, ऐसा इनका मानना था, इसलिए इन्होंने इस प्रकार का क्लासिफिकेशन किया था। मतलब कि इंडिया में जो हिंदू रूलर्स थे, इंडिया में जो मुस्लिम रूलर्स थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो सब एक प्रकार से तानाशाह रूलर थे। वो लोग क्या करते थे? सिर्फ जनता को प्रताड़ित करते थे, करते थे, जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचते थे। इस प्रकार का ऐसा इनका विचार था। ठीक है, अब ये उस समय का क्लासिफिकेशन इन्होंने कर दिया, लेकिन आगे चल करके क्लासिफिकेशन को चेंज किया गया, नए प्रकार का क्लासिफिकेशन आया हमारे हिस्ट्री में। नया प्रकार का जो क्लासिफिकेशन किया गया, इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया की बात की गई। ठीक है, मतलब कि यहां पर हमारे हिस्ट्री को, इंडिया के हिस्ट्री को उस समय के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया: एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या थे भाई? अलग अलग चीजों को ध्यान में रख के यह क्लासिफिकेशन किया गया। यह क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। आज भी हम लोग इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन यह जो क्लासिफिकेशन किया गया इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है समझते हैं। तो यहां पर यही चीज कहता है कि दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स बिकॉज दिस पीरियोडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। मतलब कि यूरोप में यह क्लासिफिकेशन किया गया था यूरोप की हिस्ट्री के हिसाब से, और उसी क्लासिफिकेशन को लाया गया इंडिया में, और इंडिया के हिस्ट्री को भी इसी तरीके से बांट दिया गया। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखें, जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ये क्लासिफिकेशन किया गया है लोगों के नॉलेज के आधार पर, कि हिस्ट्री में लोगों का नॉलेज क्या था, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या था, वहां पर साइंस टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से एक्सेप्ट किया जा रहा था, इस आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया गया था। एंशिएंट मतलब कि भाई एकदम एंशिएंट पीरियड हो गया, वहां पर किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मेडिवल पीरियड मतलब कि एक प्रकार से सामंतों का शासन हो गया, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह आ गए, इस प्रकार से राजा लोग लड़ने लगे, अपना साम्राज्य बनाने लगे, इस प्रकार की चीजें। और मॉडर्न पीरियड कहने का मतलब क्या है? मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जो लोग हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं, लोगों को इक्वालिटी मिल रही है, लिबर्टी मिल
रही है, फ्रेटर्निटी है लोगों में, इस प्रकार के पीरियड को, इस प्रकार के इवेंट वाले पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। लेकिन जब आप इंडिया की हिस्ट्री को देखेंगे, तो इंडिया की हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ तो क्लासिफिकेशन हमारे देश में है ही नहीं। हमारे देश में हम लोग मॉडर्न इंडिया कब बोलते हैं भाई? हम लोग 1750 एडी के बाद के समय को मॉडर्न इंडिया बोल रहे हैं। लेकिन 1750 के आने के बाद जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल आ गया, तो क्या हमारे देश में इक्वालिटी थी? क्या हमारे देश में लोगों को लिबर्टी प्राप्त था, फ्रीडम प्राप्त था? क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग कैसे ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पीरियड है 1750 के बाद 1947 तक वो मॉडर्न पीरियड है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग इक्वल नहीं हैं, हम लोग एक प्रकार से आजाद नहीं है, गुलाम हैं, हम लोग के ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, हम लोग के पास कोई पावर नहीं है, इक्वल पावर नहीं, तो हम लोग कैसे मॉडर्न पीरियड बोल सकते हैं? मॉडर्न पीरियड तो नहीं है ये, समझ गए? इसी प्रकार से यहां पर मेडिवल पीरियड की बात की जा रही है कि भाई मेडिवल पीरियड मतलब क्या? यहां पर इस प्रकार का कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी वगैरह जो है वो नहीं है। उस पीरियड में सामंती शासन चल रहा है, फ्यूडल लॉर्ड्स का रूल है, राजाओं का साम्राज्य बन रहा है, इस प्रकार की चीजें। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले रियलिटी में लोग आजाद थे इंडिया में, क्योंकि भाई वो अपना खुद का जिंदगी अपने तरीके से जी सकते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो चीजें गायब हो गई, लोग गुलाम हो गए, कोई बाहरी उनके ऊपर शासन कर रहा था। तो यहां पर ये क्लासिफिकेशन एक प्रकार से काम नहीं करता है, या फिर कंप्लीटली बैठता नहीं है, समझ गए? ये चीज यहां पर है। अब यहां पर देखिए, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं बाद में जो आए, इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं नहीं, मॉडर्न इंडिया यहां पर नहीं चलेगा। यहां पर इस पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलोनियल पीरियड बोलेंगे। क्यों कॉलोनियल पीरियड बोलेंगे भाई? क्योंकि यहां पर इंडिया एक कॉलोनी था, साथ में लोगों के पास इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं था। ये चीजें जब थी ही नहीं तो हम लोग मॉडर्न पीरियड में कैसे जी रहे हैं? ये सवाल है भाई। जब हम लोग के पास इक्वालिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, इसके साथ ही लिबर्टी नहीं है, हम लोग अपने सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो हम लोग मॉडर्न पीरियड में नहीं है ना। हम लोग कहां हैं? कॉलोनियल पीरियड में, हम लोग गुलाम हैं। ये चीज बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कहना बोलना शुरू कर दिया। इसके साथ ही जब हम लोग यहां पर देखें, मॉडर्न पीरियड में एक और चीज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। लोग धीरे धीरे अमीर होते हैं, समाज अमीर होता है। लेकिन जब आप इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे, ब्रिटिशर्स के इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे और इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे कि भाई ब्रिटिशर्स के समय इंडिया का इकोनॉमिक्स कैसा था, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं हुआ था। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल कहिए उल्टा हुआ था। लोग पहले के जमाने में, अंग्रेजों के आने से पहले, वर्ल्ड का ट्रेड जितना होता था उसका 35% लगभग ट्रेड इंडिया और चाइना से होता था। इंडिया का करीब 17 या 20% कुछ था, इंडिया और चाइना से पूरे वर्ल्ड का ट्रेड इतना परसेंट होता था। लेकिन जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन हो गया, यहां से सारा जो एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट बंद हो गया। यहां के जितने कारीगर थे जो कि कपड़ा व्यापार करते थे और भी चीजें करते थे, वो सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। और यहां के लोग पहले से ज्यादा गरीब हो गए। आप 1947 तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 0.5%, 1% का जीडीपी ग्रोथ था इंडिया में। अब ये जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, आगे पता चलेगा। मतलब सीधी सी बात है कि भाई कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हम लोग कैसे कहें कि भाई इंडिया में मॉडर्न इंडिया हम लोग बना रहे थे अंग्रेजों के आने के बाद? वैसा तो कुछ था नहीं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ था हमारे समाज में, हमारे देश में। तो हम लोग कैसे ये चीज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, समझ गए? तो ये चीज भी आप समझ गए। अब यहां पर कॉलोनियल पीरियड क्या होता है भाई, यही चीज हम लोग अब समझते हैं। यही चीज कहता कि द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड इस्टेब्लिश देयर रूल, सबजुगेटिंग लोकल नवाब एंड राजाज। ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे देश पर कब्जा किया या फिर कब्जा करने के प्रोसेस में थे। उन्होंने अपना रूल स्थापित किया और इसके साथ ही जितने भी लोकल नवाब थे, लोकल राजा थे, उन सबको एक तरीके से दबा दिया या फिर खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने देश की इकोनॉमी के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरा कंट्रोल ले लिया, देश की सोसाइटी के ऊपर
पूरा कंट्रोल कर लिया, एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। यहां पर इंडिया से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स लेते थे, अपने खर्चे यहां पर टैक्स लेकर के चलाते थे। यहां से जो चीजें उनको खरीदनी होती थी खरीद लेते थे, कोई नहीं देता था तो जबरदस्ती खरीद लेते थे, सस्ते दामों पर खरीद लेते थे, और जो भी उनको क्रॉप चाहिए होता था वो उगाते थे, जबरदस्ती उगाते थे। जैसे उदाहरण आगे आपको चैप्टर पढ़ना है इंडिगो का। इंडिगो की खेती, नील की खेती बिहार में, बंगाल में शुरू की गई थी। किसान नहीं चाहते थे, किसानों को वो चीज पसंद नहीं थी, लेकिन उनसे जबरदस्ती वो खेती करवाई जाती थी। तो क्या हम आजाद थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। अंग्रेजों को जो मन करता था वो किसानों को खेती करनी पड़ती थी। जितने दाम पर अंग्रेज खरीदना चाहते थे उतने दामों पर किसानों को बेचना पड़ता था वो अनाज। तो क्या हम आजाद थे? क्या हम मॉडर्न पीरियड में रह रहे थे? नहीं, हम लोग कॉलोनियल पीरियड में रह रहे थे। ठीक है, यही चीज है कि कम दामों पर जो अनाज अंग्रेजों को चाहिए वो देना होता था, जो अंग्रेजों को अनाज चाहिए वो उगाना भी पड़ता था, और अंग्रेज उसको एक्सपोर्ट करके अच्छा मुनाफा, प्रॉफिट कमाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर लिया था, यहां के इकोनॉमी को, सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को कंट्रोल ले लिया था, यहां से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, इतने वो पावरफुल हो चुके थे। इसलिए अब यहां पर देखिए, ब्रिटिशर्स यहां पर जब आए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के हर चीज को बदल दिया। एक प्रकार से यहां के पॉलिटिक्स करने का तरीका बदल दिया, यहां के इकोनॉमिक्स को चेंज कर दिया। ये इकोनॉमिक्स को चेंज कर दिया मतलब यह है कि पहले जैसे लोग जीवन जीते थे, पैसे कमाते थे, उसका तरीका चेंज हो गया। पहले जो टैक्स कलेक्शन होता था उसका तरीका चेंज हो गया। पहले इंडिया में बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में कारीगर होते थे जो कि कपड़ा बनाकर, कपड़ा बुन करके एक्सपोर्ट करके बहुत पैसा कमाते थे। किसान अपनी मर्जी से अपना अनाज उगा करके पैसा कमाते थे। जो टैक्स दिया जाता था वो एक लिमिटेड टैक्स होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया पर तो उन्होंने, उनके आने के बाद धीरे धीरे करके हमारे देश का सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया, कपड़ों का एक्सपोर्ट, कपड़ों का व्यापार पूरा बंद हो गया। किसानों से जबरदस्ती, अंग्रेजों से जबरदस्ती अपनी मर्जी पर वो खेती करवाते थे, मन मर्जी वो टैक्स कलेक्शन करते थे। तो क्या यहां पर हमारा कोई मॉडर्न इंडिया चल रहा था? कोई आजादी थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और यहां पर ब्रिटिशर्स के आने बाद क्या हुआ? हमारे सोसाइटी के वैल्यूज में चेंजेस आ गए, हमारे टेस्ट में चेंजेस आ गए, हमारे कस्टम, हमारे प्रैक्टिसेस में चेंजेस आ गए। मतलब हमारे पूरे जीने का तौर तरीका बदल गया अंग्रेजों के आने के बाद। जैसे उदाहरण यहां पर मेरे को देख सकते हो भाई, हम लोग जब ब्रिटिशर्स के आने के पहले के समय में थे, वहां पर मेरे परिवार के लोग, मेरे आसपास के जितने भी बड़े बूढ़े लोग हैं, वो सब क्या पहनते थे? कुर्ता पहनते थे, कुर्ता धोती पहनते थे। आज मैं यहां पर शर्ट पहन के खड़ा हूं, तो ये शर्ट कहां से आया भाई? अंग्रेजों की वजह से आया। भले ही बहुत देर से, 100 सालों के बाद यहां पर मेरे परिवार में मैं शर्ट पहन रहा हूं, लेकिन ये चेंज आया ना, सोसाइटी में चेंज आ गया। इसी प्रकार से पहले जो लोग थे वो जमीन पर लाइन से बैठ करके खाना खाते थे, लेकिन आज के समय में लोग टेबल चेयर लगा करके, छुरी कांटे से खाना खा रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से हमारा जो वैल्यूज है ये चेंज हो गया। इसी प्रकार से टेस्ट में सबसे अच्छा उदाहरण है चाय। हमारे देश में कोई चाय नहीं पीता था, लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने यहां पर लोगों को आदत लगवाई और उसके बाद यहां पर चाय पिलाना शुरू किया और लोग यहां पर चाय पीने लगे, तो यहां पर टेस्ट भी हमारा चेंज कर दिया। इसी प्रकार से कई सारे कस्टम प्रैक्टिसेस, बहुत तरीके की चीजों में चेंज आया। यहां पर पॉलिटिक्स का तरीका चेंज कर दिया, सब चीज चेंज कर दिया। अंग्रेजों ने आने के बाद सब चीज चेंज कर दिया। अब यहां पर कोलोनाइजेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। कहता है कि अ प्रोसेस इन विच वन कंट्री सब्जुगेट अनदर एंड दस ब्रिंग चेंजेस इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड इज नोन एज कोलोनाइजेशन। ठीक है भाई, कोलोनाइजेशन क्या होता है इसका डेफिनेशन यहां पर आप देख सकते हैं। अब ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मैप आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे करके यहां पर हमारे देश में अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित की थी। पहले अगर देखें तो शुरुआत में आए थे तो बंगाल पर उनका इस इलाके पर कंट्रोल था, यहां पर था और मद्रास में था। फिर आगे चल के धीरे धीरे इतने इलाके में फैले और फिर पूरे इंडिया पर कंट्रोल स्थापित कर लिया। ये येलो वाला इलाका है जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, और ये लाल वाला इलाका है जहां पर प्रिंसली स्टेट होते थे, वो रूल करते थे, लेकिन वो भी अंग्रेजों के कंट्रोल में ही होते थे। तो यहां पर आप समझ गए कि भाई कॉलोनियल कहने का मतलब क्या है, कॉलोनियल हम लोग क्यों कह रहे हैं कि इंडिया एक कॉलोनियल पीरियड में था, मॉडर्न इंडिया नहीं था। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझ के आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात है कि हम लोगों को यहां पर इस पीरियड के बाद जानकारी कैसे मिलती है। मतलब कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो लास्ट 250 ईयर्स या फिर
1750 के बाद का जो इवेंट है उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, यह चीज यहां पर देखें तो कई तरीके के सोर्सेस है। दो प्रकार के सोर्सेस हो गए, पहला हो गया ऑफिशियल रिकॉर्ड और दूसरा हो गया अनऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो अंग्रेज थे वो जब यहां पर आए, इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, तो उनमें एक आदत थी हर चीज को रिकॉर्ड करके रखने का। अगर किसी को लेटर लिखा जाता था, ऑफिशियल सरकारी आदमी को कोई लेटर लिखा जाता था, तो उस लेटर को रिकॉर्ड करके सेव करके रख दिया जाता था। कहीं पर कोई ऑर्डर आता था कि सरकार ने ऑर्डर दिया है, तो वो बोल के नहीं दिया जाता था, वो लिखित में दिया जाता था और उस ऑर्डर को रिकॉर्ड करके रख दिया जाता था। ये काम यहां पर अंग्रेज करते थे। तो इस प्रकार से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड थे वो आज भी हमारे पास हैं। आज भी अगर आप चाहें तो 200 साल पहले किसी डीएम ने या फिर एसपी ने क्या ऑर्डर दिया था, ये आज भी आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे सर्वे अंग्रेजों के द्वारा करवाए गए थे, बोटानिकल सर्वे करवाए गए थे, इसी प्रकार से लैंड रिकॉर्ड के सर्वे करवाए गए थे, बहुत सारी चीजें करवाई गई थी। वो सारे सर्वे से भी हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, इसके बाद अनऑफिशियल रिकॉर्ड क्या होते हैं भाई? अलग अलग लोगों ने अपने अपनी कहानियां लिखी, अपने अपने डायरी लिखे, न्यूज़पेपर लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी। इन सब चीजों से यहां पर हमें और भी बहुत सारी जानकारी मिलती है समाज वगैरह के बारे में। तो ये आपको सोर्सेज हैं जिससे कि हमें लास्ट 250 ईयर या फिर हम लोग सिंपली कहें तो यहां पर हमारा जब 1750 एडी के बाद का पीरियड का हिस्ट्री हमें पता चलता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो हमारा पहला क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स की बात हम लोग करते हैं। यह पहला तरीका है ऑफिशियल रिकॉर्ड का जिससे कि हमें जानकारी मिलती है। अब यहां पर देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों है भाई? क्योंकि सरकार ने कोई डिसीजन क्यों लिया, कब लिया, कैसे लिया, यह सारी जानकारी यहां पर हमें मिल जाती है इन रिकॉर्ड से। तो यहां पर यही चीज कहता है कि एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन वाज रिटेन एज ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। चीजों को रिकॉर्ड करना, लिखना, उसको सेफ रखना, ब्रिटिशर्स इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। इसलिए इन्होंने सारे प्लान को, सारे इंस्ट्रक्शन को, पॉलिसी डिसीजन को, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन सबको रिकॉर्ड करके रखा, अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करके रखा। और इससे हमें आज बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। और यहां पर इन चीजों को रखने के लिए, इन चीजों को सेफ रखने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे डीएम का ऑफिस हो गया, तहसीलदार का ऑफिस हो गया, या फिर किसी पुलिस अफसर का ऑफिस है, आर्मी अफसर का ऑफिस है, जितने भी ऑफिसेस थे उन सब ऑफिसेस के साथ यहां पर आपको रिकॉर्ड रूम बनाए गए थे। रिकॉर्ड रूम जहां पर सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। जैसे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक रिकॉर्ड रूम है। इसमें यहां पर क्या रखे गए हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रखे गए हैं कि भाई यहां पर पिछले 100 साल 200 सालों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पर आपको मिल सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो भी लेटर सरकार में, जैसे मान लो कि उस समय के वायसराय ने किसी डीएम को या फिर डिप्टी कलेक्टर को लिखा लेटर कि यार तुम क्या करो, अपने इलाके में टैक्स कलेक्शन 10% बढ़ाओ, तो वो लेटर आया, डीएम ने उस लेटर को क्या किया? एक्सेप्ट किया और फिर रिकॉर्ड रूम में इसको स्टोर करके रख दिया। डीएम ने अपने तहसीलदारों को ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर भेजा गया लेकिन उसका एक कॉपी बना करके यहां पर रख दिया गया। तो रिकॉर्ड रूम में सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। उसी प्रकार से यह रिकॉर्ड रूम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पर बनाया गया था। गांव के लेवल पर से ऑफिस से लेकर के देश के वायसराय के ऑफिस तक सारे जगहों पर रिकॉर्ड रूम बनाए गए थे जहां पर सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे। मतलब यही चीज है कि यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जितने लेटर्स थे, उन सबको केयरफुली प्रिजर्व करके रखा गया था। समझ गए? तो यहां पर ये रिकॉर्ड रूम हर जगह पे, हर ऑफिस के साथ अटैच किया गया था, वहां पर ये बनाए गए थे और उनको यहां पर स्टोर करके रखा गया था। अब यहां पर सर्वेज की बात करते हैं तो सर्वे दूसरा ऑफिशियल तरीका है, सोर्स है जिससे कि हमें जानकारी मिलती है। अब यहां पर ब्रिटिशर जो थे वो जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया? सर्वे करने का काम किया कि भाई हमें इंडिया पर रूल करना है, यहां पर शासन करना है। तो इंडिया पर रूल करने के लिए हमें कम से कम यह पता होना चाहिए कि इंडिया के देश की स्थिति क्या है, यहां पर लोग कैसे हैं, देश कैसा है, जमीन कैसा है, जमीन में से कितना टैक्स लेना चाहिए, जमीन में यहां पर जो लोग रहते हैं वो कौन सा क्रॉप उगाते हैं, किस सीजन में उगाते हैं, यहां पर लोगों के जीने का तरीका क्या है, सब चीज का इन्होंने सर्वे करवाया। ठीक है, यही चीज कहता कि द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इफ इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड, देयरफॉर प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन।
अंग्रेजों के समय में सर्वे होना बहुत ही कॉमन सी चीज थी, हमेशा हर तरीके का सर्वे होता रहता था। ठीक है, यहां पर सर्वे क्या होता है? द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड टू प्रिपेयर द मैप और प्लान फॉर इट। कि किसी इलाके में हमें प्लान बनाना है, मैप बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उस एरिया का एक प्रकार से सर्वे करते हैं, एग्जामिन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। जैसे ये यहां पर आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाके में इसी प्रकार से कैंप लगाए जाते थे। वहां पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स आते थे, पूरे गांव का, पूरे इलाके का सर्वे करते थे, रिकॉर्ड्स को लेते थे और फिर वहां से जाकर के दूसरे इलाके में सर्वे करते थे। मतलब पूरे देश में घूम घूम कर ये सर्वे करने का काम करते थे। अब यहां पर कहता है कि बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे वेयर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द इंटायर कंट्री। पूरे देश के हर इलाके का हर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए बहुत तरीके के सर्वे करवाए गए थे। गांव में आपको रेवेन्यू सर्वे करवाए गए थे ताकि वहां पर जमीन की क्वालिटी पता चल सके, वहां का फ्लोरा, वहां का फौना, लोकल हिस्ट्री, क्रॉपिंग पैटर्न, सब चीज पता चल सके, ताकि वहां पर टैक्स कितना लेना है ये तय हो, वहां पर किसानों की क्या समस्याएं हैं ये तय हो, सब चीज जानकारी लेने के लिए। इसके साथ ही कहता है कि फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन भी शुरू कर दिए गए थे। मतलब कि यहां पर जनगणना की बात हम लोग जो करते हैं ना, वो जनगणना शुरू कर दिया गया था और हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना करवाया जाता था ताकि लोगों की जानकारी यहां पर जुटाई जा सके, लोगों का यहां पर रिकॉर्ड लिया जा सके जनसंख्या का। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसके अलावा और भी तरीके के सर्वे किए गए थे, जैसे कि बोटेनिकल सर्वे हो गया, जूलॉजिकल सर्वे हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, बहुत प्रकार के सर्वे यहां पर करवाए गए थे ताकि हर प्रकार की जानकारी यहां पर ब्रिटिशर्स अपने पास रख सके, उसके लिए सर्वे करवाए गए थे। अब यहां पर ऑफिशियल रिकॉर्ड में हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती हैं। क्या नहीं पता चलता है? पता क्या चलता है? हमें पता चलता है कि भाई सरकार क्या काम कर रही थी, सरकार ने क्या किया, कैसे किया, यह हमें पता चलता है। लेकिन लोगों की जिंदगी क्या थी, लोग क्या चाहते थे, क्या सोचते थे, कैसे काम करते थे, उनकी क्या तकलीफें थी, यह हमें पता नहीं चलता है। यही चीज कहता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। यानी लोगों का जीने का तरीका क्या था, लोगों को क्या परेशानी थी, क्या तकलीफ थी, ये चीजें यहां पर हमें नहीं पता चलती हैं जब हम अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स को देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर अनऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें ये चीजें पता चलती हैं कि भाई लोगों का क्या सोचना था, क्या विचार था, उनकी क्या तकलीफें थी, ये हमें अनऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलती हैं। और अनऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या आता है? डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर, ऑटोबायोग्राफी, इसके अलावा बुकलेट हो गए या फिर न्यूज़पेपर, लीडर और रिफॉर्मर के आइडियाज या फिर पोएट और नॉवलिस्ट के पोएम वगैरह देख करके हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है जो कि अनऑफिशियली हमें मिलती है। मतलब कि यहां पर जो लोग हैं उनकी क्या तकलीफें थी, उनकी जिंदगी के बारे में हमें अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर देखना होता है। अब यहां पर अनऑफिशियल रिकॉर्ड का लिमिटेशन क्या है भाई? इसमें भी कुछ कमियां हैं। कमियां यह है कि यहां पर ये जो चीजें हैं अनऑफिशियल रिकॉर्ड, उस समय के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा तैयार की जा रही थी। और अंग्रेजों के शासन काल के दौरान इंडिया में लिटरेट लोगों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी। करीब 10 से 15% लोग ऐसे थे जो कि यहां पर पढ़े लिखे थे। तो बाकी के जो लोग थे जो कि अनपढ़ थे, उनकी जिंदगी के बारे में यहां पर हमें कुछ भी उतना पता नहीं चलता है। बहुत कम जानकारी मिलती है कि उनकी जिंदगी कैसी थी, क्या तकलीफें थी, क्या परेशानी थी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें, जो ट्राइबल्स थे उनकी जिंदगी कैसी थी, उनकी क्या परेशानी थी, हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि उनके बीच लिटरेसी का रेट बहुत कम था और उनके रिकॉर्ड्स हमें उतना ज्यादा नहीं मिलते हैं। किसानों की क्या समस्याएं थी, वो क्या सोचते थे, जो माइंस में वर्कर काम कर रहे थे उनकी क्या समस्या थी, उनकी जिंदगी कैसी थी, हमें उतना ज्यादा पता नहीं चलता है क्योंकि ना तो ऑफिशियल रिकॉर्ड उनके बारे में बताता है, ना ही अनऑफिशियल रिकॉर्ड बताता है। तो यहां पर ये सारी समस्याएं हैं, ये चीजें हमें यहां पर नहीं पता चलती हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर चैप्टर ये हमारा एक प्रकार से समाप्त होता है। अब यहां पर इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका शुरू होगा और हम लोग रियल हिस्ट्री, जो इवेंट्स प्रोसेसेस की हमने बात की, वो इवेंट और प्रोसेस को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यहां पर तो एक तरीके से हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। इस चैप्टर से उतना ज्यादा क्वेश्चन वगैरह बनते नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर से आपके सारे बनेंगे। तो वहां से आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़ना शुरू करिए, फोकस करके पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।